हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपकी यूनिट है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, वहाँ के अच्छे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बड़े अच्छे कंसेप्ट हैं, याद रखना है इन कंसेप्ट्स को और चित्त को शांत करके, मन को रिलैक्स करके इन सारी बातों को सुनना है। ठीक है ना फ्रेंड्स? जो इन्वायरमेंट एंड जो एनर्जी एंड इन्वायरमेंट की यूनिट है, वहाँ से हम ये चीज़ें उठा रहे हैं। ठीक है, चलो सोलर सेल के बारे में भी बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग? यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसी चल रही है? अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसपे हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए। ये कह रहा है कार्बन कंटेंट इन ए सर्टेन टाइप ऑफ कोल इज 0.81। assume that the combustion efficiency of coal is about 100%, then how much carbon dioxide will be produced on combustion of 1 kilogram of coal। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देखना। ये कह रहा है कि कार्बन कंटेंट इन ए सर्टेन टाइप ऑफ कोल, कोई भी सर्टेन टाइप का कोयला है, कोई भी कोयला होगा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस है ना, कोई कोयला होगा, उसमें जो कार्बन कंटेंट है वो 0.81 है। ठीक है ना, 0.81 है। आपको पता है ना, कोयला 4 तरह का पाया जाता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, और सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट होता है। तो इसमें कार्बन कंटेंट है उसमें 0.81 है किसी भी कोल में। तो 0.81 का मतलब, अगर मैं 1 ग्राम कोयला लेता हूँ, ये इससे तो यही समझ रहे हैं कि मैं 1 ग्राम कोल लेता हूँ, तो इसके अंदर जो कार्बन है वो 0.81 ग्राम है। यही बात होगी ना, यही बात होगी। इसका मतलब तो यही हो गया कि जितना कोल है उसका 0.81 है वो कार्बन कंटेंट है। ठीक है भाई। एज्यूम दैट द कंबशन एफिशिएंसी ऑफ कोल इज अबाउट 100%, और मान लेते हैं कि इसकी जो दहन की क्षमता है वो 100% है। देन हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। ये पूछ रहा है कि अगर हम 1 किलोग्राम कोयले को जलाएं, 1 किलोग्राम कोयले को जलाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलेगी? कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलेगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए। अगर हम अब 1 किलो कोल के अंदर, आप मुझे ये बताइए कार्बन कितना निकलेगा? 1 किलो कोल के अंदर कार्बन कितना निकलेगा? बस मैं कार्बन डाइऑक्साइड तो क्वेश्चन में पूछा है, आप मुझे कार्बन का बता दीजिए कितना निकलेगा। देखो, अगर देखो 1 ग्राम होता है तो 0.81 ग्राम होता है। सीधी सी बात है ना, कार्बन का ये रिलेशन तो दे ही रखा है, कार्बन का और कोल का। ठीक है, कि 1 अगर है तो वो 0.81 क्या है? कार्बन है। तो अब मैं मान लूं 1 किलोग्राम कोल है तो कार्बन कितना है? 1 किलोग्राम कोल है तो कार्बन कितना है बताइए? यानी कि मैं 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम मेरे पास क्या है? कोल है। तो इसमें कार्बन कितना निकलेगा? 0.81 इंटू 1000। कार्बन तो इतना ही निकलेगा ना, सीधी सी बात है। तो यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम दे रखा है ना, 1 किलोग्राम के अंदर मेरे पास जो कार्बन निकलेगा वो निकलेगा 810 ग्राम। कार्बन तो इतना ही निकलेगा ना, दे रखा है भाई, कार्बन तो इतना निकलेगा। ये सीधा सा, ये पहली लाइन यही तो कह रही है। अरे पहली लाइन यही तो कह रही है ना। ठीक है, अब ये पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा। अब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच हमें एक रिलेशन देखना है, क्या है कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। ठीक है, कार्बन तो हमें पता लग गया 810 ग्राम निकलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा इसकी बात कर लेते हैं। चलो मैं इसको इरेज करता हूं और थोड़ा इधर समझते हैं बात को। चलो फ्रेंड्स, अब कार्बन का वो एटॉमिक मास कितना होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 12 हो गया। और अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है बताना? 12 तो इसका हो गया। ठीक है, और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है मास, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32। तो 32 और 12 कितना हो गया? 44। तो मैं ये कह सकता हूं कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है?
44 है और कार्बन कितना है 12 है। सीधी सी बात यह है, अगर कार्बन 12 होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 निकलता है। एक तरह से ये कह सकते हैं इतना हैवी है, समझ गए? यानी कि लगभग कितना गुना हो गया एक तरह से बात करें तो देख लो लगभग 3 गुना हो गया ना। 44/12, 12 तिये 36, बच गए 8 और 8 में 80, 12 छिके 72, 8, लगभग 3.67 गुना ज़्यादा हो गया। सीधी सी बात है, अगर कार्बन है उसका कितना गुना ज़्यादा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड 3.67 गुना। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं प्लीज़ बताओ। क्योंकि हमने देखा कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर जो मास है वो कितना है 44 है। तो कार्बन 12 है वो, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44 है। तो सीधी सी बात है वो लगभग 3.67 गुना ज़्यादा हो गया। तो अब हमें कार्बन का पता है 810 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना गुना ज़्यादा होगा? एक है तो 3.67 है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये 810 है तो वो 810 का 3.67 गुना हो गया। सीधी सी बात है, अरे हो गया कि नहीं? तो 810 इंटू 3.67, यानी कि एक तरह से 810 को आप लगभग 4 गुना कर दो। यही तो है ना, ऐसे थोड़ी है पॉइंटों में आप वहाँ करोगे। आंसर दिख रहे हैं हमें कितने दे रखे हैं। अगर 810 को लगभग 4 गुना करते हो तो 8 चौके 3200 ग्राम के लगभग, है ना, 3200 ग्राम, तो लगभग कितना ग्राम आ गया? इसको 1000 से भाग कर दो तो कितना आ गया? लगभग 3 किलोग्राम आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन के अंदर है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ऐसे ही कर सकते हो, एक एक पॉइंट को करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? 3 किलोग्राम है। अरे आया कि नहीं आया? ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आराम से शांति से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और है, कह रहा है कि ए स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवर वाटर generates power if the flow of water is 10 meter cube per second and the speed of water is 3 meter per second. What is the maximum power the station generate? और इस पावर स्टेशन की एफिशिएंसी है वो 0.6 है। यानी कि ये हाइड्रो पावर स्टेशन की बात कर रहा है, और हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करता है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है, ठीक है ना, mgh होती है, ये बात आपको पता है। और वाटर की बात कर रही है तो डेंसिटी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो मास को बदल देते हैं डेंसिटी वाला रिलेशन में। तो डेंसिटी क्या होती है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो P बराबर मैं ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। M को इधर ले आए तो रो यानी कि डेंसिटी VGH ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने तो सिंपली बात की है। और काइनेटिक एनर्जी और जो गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इस सिचुएशन में क्या हो गया? इक्वल हो गया, क्योंकि यही एनर्जी तो बनेगी ये गतिज ऊर्जा में, है ना। अरे यही तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, यही तो चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो mgh इक्वल टू हाफ mv²। ये हाफ mv² क्या है? हाफ mv² क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, और mgh क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? gh की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझे? क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें gh की जरूरत पड़ेगी, और gh की फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? m से m काट दीजिए। अरे काट दिया क्या? तो gh इक्वल टू क्या हो गया? gh इक्वल टू v²/2 हो गया कि नहीं? क्या कहा है मैंने? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? हाफ mv²। इन दोनों को इक्वल रखा मैंने, और m से m काटा है, gh की वैल्यू निकाल दी v²/2, ठीक है। gh की वैल्यू कितना है? v²/2। और मैंने क्यों निकाला है? क्योंकि पावर निकालना है हमें, इसमें पावर ही तो पूछा है ना, पावर पूछा है, कितना पावर होगा, है ना, पावर ऑफ द स्टेशन कितना जनरेट करेगा। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो gh की वैल्यू हमारे पास आ गई। gh कितना है? v²/2 है, और v कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इतना दिया हुआ है ना, तो कितना हो गया? 3 का पावर अपॉन 2, यानी कि 9/2 हो गया हमारा gh हो गया, 9/2 gh हो गया। और ये क्या है? रो कितना है? डेंसिटी कितना होती है? अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, अगर वाटर की डेंसिटी की बात करूं तो एग्जैक्ट 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको फॉर्मूले में रख दीजिए फ्रेंड्स। तो मैं एक बार फिर आपको एक रब करके एक फॉर्मूले में रख देता हूँ यहाँ से। इसको फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया?
आराम से समझना, मैं थोड़ा सा बेसिक से फिर लिख देता हूँ। बिल्कुल चित्त को रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है, आराम से समझना है। मैं वापस बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है, ठीक है। हमने किया क्या है सर, मैंने क्या किया है, अभी ये करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो m से m काटा, gh की वैल्यू आ गई v²/2 और v का मान हमारे यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 की पावर 2/2 यानी कि 9/2 आ गई। और हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था, mgh के लिए हमने m को रिप्लेस करके क्या करा था, रो वॉल्यूम gh करा था, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल टू, अरे करा था ना, क्या कैसे करा था, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करा था हमने। चलो अब वैल्यूज रख दीजिए, पावर निकालना है, हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई। रो का वैल्यू कितना होता है, 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अगर डेंसिटी मैं बात करूँ वाटर की, तो आप इसको एक 1000 लिख सकते हो, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। 1000 लिख दिया मैंने, ठीक है। v का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे कितना है, फ्लो ऑफ वाटर है, यहाँ पे ये v फ्लो ऑफ वाटर कितना है, 10 है, तो देखो 10 हो गया, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम में आ रहा है ना फ्लो, तो 10 हो गया। gh की वैल्यू कितनी है, 9/2 है, 9/2 है, 2 से काट दो 5, 9 5 45, 45 और 3 0, ये क्या आ गया, 45,000 आ गया, 45,000 वोट आ गया, 45,000 वोट आया है ये। और हमें आंसर किस में चाहिए, किलोवोट में चाहिए, तो किलोवोट में अपॉन 1000 कर दो, यानी कि 45 किलोवोट आ गया। 45 किलोवोट में अब एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 0.6, एफिशिएंसी इतनी है ना, ये तो 100% एफिशिएंसी होगी तब होगा, हमें एफिशिएंसी कितना है 0.6, तो इनटू कर दीजिए 0.6 से, कितना आ गया, 6 5 30, हसल 3, 6 चौका 3 और 24 और 3 27, ये आ गया 27, 27 कहाँ है 27, ढूंढो रे, ये रहा 27 किलोवाट, समझ में आई, 27 किलोवाट कैसे आया, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आराम से समझ सकते हो, ठीक है। इसका मैं आपको रिटर्न में भी ये दे देता हूँ, चलो लिखा हुआ है कि कैसे कैलकुलेशन है ये लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी और लिख देता हूँ यहाँ पे हाफ mv², ठीक है। और ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और ये सब है, ठीक है। ये सब इसकी बात लिखी गई है, क्या क्या बातें हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है प्लीज। हाँ, ये थोड़ा सा है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है अगर हाइड्रो पावर के बारे में बात है कि क्या क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं लार्ज स्केल, अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं तो लार्ज जो प्रोजेक्ट होता है, कंस्ट्रक्टेड रिक्वायर्ड डैम्स दैट फ्लड हो सकता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो प्रोडक्टिव लैंड है, फॉरेस्ट है, उसका भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसके, ठीक है। पीपल आर बीइंग इवेक्यूटेड फ्रॉम देयर होम एंड विलेजेस, ये तो बात देखते हैं, कई सारे इसमें क्रांतियाँ, एक तरह से रिवॉल्यूशन चला है, लोगों ने बहुत विरोध भी किया है फ्रेंड्स इस बारे में, है ना। और ये अर्थक्वेक का भी कोज है, भूकंप का भी कारण है एक, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये तो बेसिक बात आप कर ही देते हो फ्रेंड्स, आप इतने से तो बुद्धिमान हो ही नहीं सर, इतने से क्या, हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, मजाक कर रहा हूँ, आप बहुत इंटेलिजेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। बस पेशेंस बनाए रखें, चित्त को शांत रखें, मन को रिलैक्स रखें, तो सब बहुत बेहतर होता है, बहुत बढ़िया होता है। अगर मैं सोलर सेल की बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, छोटा सा कंसेप्ट है, अगर समझ में आ गया तो सारी बातें समझ में आ जाती है। अगर सोलर सेल की बात करें, इट इज़ पी जंक्शन डिवाइस है, पी जंक्शन डिवाइस क्या है ये, पी जंक्शन, पी का एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव जंक्शन है, होल बनते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, होल पे पॉजिटिव चार्ज, तो पी एन जंक्शन बोलते हैं इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव जंक्शन है, डिवाइस है। और ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये तो बात आप जानते हो, पी जंक्शन होता है, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलिकॉन, किससे बना होता है, सिलिकॉन या फिर या गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, पी जंक्शन होता है, जो डायोड होता है, और इसके अंदर टॉप पे ग्लास विंडो होता है, एकदम कांच का, आपने देखा भी होगा ये तो, ठीक है। और जो लेयर फेस करती है सन को, वो हमेशा थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, यानी कि जो लेयर सन की तरफ होती है वो पतली होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, जितना पतली होगा डीपली पेनिट्रेट कर पाएगा, वो एनर्जी प्रॉपरली मिलेगी उसको, है ना, इसीलिए पतला होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। सेल डजेंट रिक्वायर एनी बाइसिंग वोल्टेज, इसको बाहर से कोई वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है, अपने आप जनरेट होता है, बाहर से कोई वोल्टेज नहीं लगाने की जरूरत होती है।
इसमें एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनने की संभावना है फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान रखना। प्रोड्यूस ए करंट ऑफ 0.5 टू 0.6 वोल्टेज, और ये कितने वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस करता है? 0.5 वोल्ट टू 0.6 वोल्टेज, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें एक सबसे अच्छी बात, सबसे खास बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी टाइप सिलिकॉन डॉप्ड विद 13 ग्रुप एलिमेंट्स एंड एन टाइप सिलिकॉन डॉप्ड विद 15 ग्रुप्स एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है? देखो, होल बनाने के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा चाहिए और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा चाहिए। तो अगर आपको पी टाइप सिलिकॉन है, वो किससे डॉप्ड होगा? 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। क्यों होगा? क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी आप देखो कितनी होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी +4 हो गई, और इसको अगर 13 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ अगर इसको डॉपिंग कर दोगे इसके साथ, तो वहां पे 3 वैलेंसी वाले होते हैं 13 ग्रुप एलिमेंट्स में, तो 3 + 3 और यहाँ पे +4, तो +1 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक होल बच जाएगा। तो पी टाइप बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव टाइप बन जाएगा ना, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी कितना है? 4 है, और आप उसको किससे डोपिंग कर रहे हो? 13 ग्रुप एलिमेंट से डोपिंग कर रहे हो, जिसकी वैलेंसी +3 है। तो +3 है, इधर +4 है, तो ये अगर डोपिंग कर दिया तो +1 इधर बच गया ना सिलिकॉन का, तो पी टाइप बन गया। और अगर एन टाइप के साथ करना पड़ता है तो आपको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत होगी, तो यहाँ पे 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, बाह्य जो इसमें होगा, जो बाहरी आउटर जो सेल होगी उसमें कितने होते हैं? 15 में, आउटर सेल में 5 होते हैं, 4 तो इसके मिल गए, इसको दे दिए, +1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गया। तो याद रखना, अगर एन टाइप बनाना है तो 15 ग्रुप्स जो है एलिमेंट्स है उसके साथ डोपिंग करेंगे। अगर हमें पी टाइप बनाना है तो 13 ग्रुप्स एलिमेंट्स के साथ डोपिंग करेंगे। क्यों करेंगे पता चल गया ना, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी कितना है? +4, अगर उसको +3 वैलेंसी के साथ मिला दिया तो +1 एक बच गया, तो इसलिए 13 ग्रुप के साथ। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए हमें, तो हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ उसकी डोपिंग करेंगे, क्योंकि जो आउटर सेल है 15 ग्रुप में उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो इसके पास आ जाएगा, इसके होल भर जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो यहाँ एन टाइप बन गया। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप पे असर्शन रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, कि पी टाइप सिलिकॉन के साथ डोपिंग करनी है तो कौन से ग्रुप के साथ करेंगे? तो 13 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ करेंगे। अगर एन टाइप के लिए तो सिलिकॉन के साथ किसकी डोपिंग करेंगे? 15 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ डोपिंग करेंगे। इस बात को आपका ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो इसकी अगर वर्किंग देखें तो क्या होगा? सनलाइट यहाँ पे आएगी, ये पतली होनी चाहिए बिल्कुल, सनलाइट आएगी, और यहाँ पे एक पीएन जंक्शन बनता है जिसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। क्या होगा? यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बनेगा या मूवमेंट होएगा। कैसे होएगा? देखो, यहाँ पे सन एनर्जी जाएगी, सन एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि उस एक्टिवेट कर दे? उससे ज़्यादा तो एनर्जी होनी चाहिए ना, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसे ही गई एनर्जी मिली गया, तो मूवमेंट में आए इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ से, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ आएंगे, तो मूवमेंट होगा ऐसे, ठीक है ना। ये होल को भरने के लिए कोशिश करेंगे, और यहाँ होल बनना के, यहाँ होल बनेगा और ये होल को भरने की कोशिश करेंगे, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज हो गया। और जब मूवमेंट ऑफ चार्ज होगा तो क्या प्रोडक्शन होगा? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, विद्युत का उत्पादन होगा। तो सीधी सी बात है, ये लाइन है कि सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही तो हो रहा है। सोलर एनर्जी आई, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रही है। इतनी सी तो बात है, ठीक है, यही तो बात करनी थी। चलो, बहुत बढ़िया। और इसमें यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखना, सोलर सेल की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी मतलब एक तरह से दक्षता, उसकी क्षमता। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, ये एफिशिएंसी है। और आउटपुट क्या होता है एक तरह से? तो आउटपुट क्या मानेंगे? पावर पर एरिया कितना मिल रहा है आपको, वही तो आउटपुट है ना। कितना पावर मिल रहा है पर एरिया, कितने क्षेत्रफल में कितना आपको पावर मिल रहा है, वो उसका आउटपुट है। तो आउटपुट की ये होगी। और पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? P इक्वल टू VI होता है ना, पावर है ना। वोल्टेज इंटू करंट होता है ना, अरे यही तो होता है पावर। तो करंट इंटू वोल्टेज क्या होता है? पावर होता है, ठीक है। तो अब इन तीनों चीजों को कंबाइन कर दो, तो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी क्या होगी? इस पावर की जगह क्या आ गया? करंट इंटू वोल्टेज, ठीक है। एरिया का एरिया आ गया, इनपुट आ गया इंटू 100, ये बन गया। इन तीनों को मिक्स किया और कुछ नहीं किया। अरे एफिशिएंसी क्या है? आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। आउटपुट क्या है? पावर बटे एरिया। तो अब पावर को भी रिप्लेस कर दिया करंट इंटू वोल्टेज से, तो यहाँ क्या आ गया आउटपुट में? करंट इंटू वोल्टेज अपॉन एरिया, यही तो लिखा है, करंट इंटू वोल्टेज अपॉन एरिया। इनपुट का इनपुट लिख दिया, इंटू 100 लिख दिया, ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है ना। और किसी भी जो सोलर सेल की एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 24%। ये ध्यान रखना प्लीज, बहुत ही जरूरी है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज 24%। ये याद रखना, आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान रखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर चित्त को शांत करके क्वेश्चंस करोगे, कंसेप्ट को समझोगे तो बहुत अच्छे से हो सकता है। ऐसे दिमाग में टेंशन रखोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप हमेशा खुश रहें, चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, सब बहुत बेहतर होगा फ्रेंड्स, सब बहुत बेहतर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमेशा चित्त को शांत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग? यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसी चल रही है? अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसमें हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।